Okay, so just now we talk about the e-commerce retail sector and when it was designed, what was the vision of the e-commerce retail sector. ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं, राइट? ये इनिशियली विजन क्या था? ठीक, सही है। तो जो बिल्कुल अर्ली परसेप्शन है ई कॉमर्स को लेके, ये जो पूरा पैसेज है आपका, मैं आपको इस पैसेज की और यहाँ तक पूरा जो है मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इस पैसेज का, ठीक है? इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें की गई थी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सिर्फ जो बिल्कुल अर्ली परसेप्शन है ई कॉमर्स का, वो तो बिल्कुल ये था कि जब ई कॉमर्स स्टार्ट होगा और ऑनलाइन बाइंग स्टार्ट होगी या इलेक्ट्रॉनिकली जब बाइंग और सेलिंग शुरू होगी, तो इट विल blow out the retail industry and it would be blown to bits, ठीक है? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी भी जो है ऑफलाइन ट्रेड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑनलाइन के मुकाबले में, क्योंकि उसके अपने प्लसेस हैं, उसके अपने उसकी फिजिकलिटी उसका बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, बिकॉज ऑफ विच इट इज एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, उस पर ट्रस्ट ज़्यादा किया जाता है और उसकी लॉयल्टी ज़्यादा है, उसका साइज बड़ा है उस मार्केट का, ठीक है? तो अर्ली परसेप्शन तो ये था कि द रिटेल सेक्टर, द ऑफलाइन रिटेल सेक्टर वुड बी ब्लोन टू बिट्स, और देयर वर फोर ये अच्छा, ये बात जो थी ये कोई शैलो बात नहीं थी, ये जो परसेप्शन था ये शैलो नहीं था, ये वैक्यूम में नहीं था, इट वाज बेस्ड ऑन फोर assumptions। एक assumption ये थी कि सारे कंज्यूमर्स जो हैं जो ही ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू होगा, ठीक है, चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होना शुरू होंगी, तो कंज्यूमर्स जो है सारे जो हैं एकदम से ऑफलाइन बाइंग से जो है स्विच करके ऑनलाइन पे चले जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन बाइंग की कॉस्ट जो है वो कम होती है। आई मीन एज अ कंज्यूमर आप जब ऑनलाइन बाइंग कर रहे होते हैं तो आपकी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कॉस्ट दोनों कम होती है ना, आपकी सर्च कॉस्ट से लेके आपकी जो साइकिक कॉस्ट है वो सारी कम होती है, तो कंज्यूमर्स जो है उनकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो जाएगी, ठीक है? और इंटरनेट आपको हेल्प करेगा टू मिनिमाइज ऑल द कॉस्ट फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, ठीक है? फिर सेलर्स जो है ऑफलाइन जो हैं वो भी ऑनलाइन सेल की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि कंपेरेबली आप जब ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो जाती है ना। आप जो है अब जो फिजिकल स्टोर है रन करने की कॉस्ट अलग होती है, और जब ऑनलाइन आप बिजनेस करो तो कॉस्ट अलग होती है। तो एक असम्पशन ये भी थी कि जो सेलर्स हैं, ठीक है, उनके लिए लेस कॉस्टली होगा टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, और वो फिजिकल स्टोर को छोड़ के यहाँ की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है? अच्छा, और वो ट्रेडिशनल एक असम्पशन ये भी थी कि ऑनलाइन कॉमर्स जब बढ़ेगी तो इतनी तेजी से मतलब इसका ट्रेंड बढ़ेगा कि वो ट्रेडिशनल सेलर्स जो कि इस स्पेस से कीप अप नहीं कर पाएंगे, वो कंपटीशन से वैसे ही आउट हो जाएंगे। ट्रेडिशनल ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, those who are too slow to adapt themselves with the markets and their evolution at this facet of pace, they will ultimately be driven out of business, ठीक है? अच्छा, लास्ट assumption ये थी कि जब ई कॉमर्स आएगा और ये जब प्रेवलेंट हो जाएगा, जो कि assumption थी बहुत तेजी से होगा, ठीक है? तो लास्ट जो बेसिस जिसकी बेसिस पे कहा गया था कि द ऑफलाइन इंडस्ट्री वुड बी ब्लोन टू बिट्स, वो ये था कि देयर विल बी नो नीड फॉर इंटरमीडियरीज, ठीक है? कारोबार जो है वो ज्यादा होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप पे, और द वेब वुड डोमिनेट द होल थिंग एंड देयर विल बी नो मिडलमैन नीडेड, सही है? एंड many predicted hypermediation, ठीक है? मैनी प्रेडिक्टेड हाइपर मीडिएशन, जिसमें जो है इन सारी वजूहात की वजह से जो है जो ऑनलाइन रिटेलर जो है ही वुड गेट एन एडवांटेज ओवर ऑफलाइन रिटेलर, ठीक है? अच्छा, इसमें से जो है सिर्फ फ्यू असम्पशन जो थी दे कुड प्रूव राइट, लेकिन जो है सारी जो थी दे कुड नॉट होल्ड राइट, ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केट जो है दे डिड नॉट totally lose their charm. Traditional markets are there, ठीक है? They are not totally defunct, और but yet we see disintermediation in the online retail market, ठीक है? सही है। तो ये पूरी बात जो की गई थी वो ई कॉमर्स रिटेल के विजन में की गई थी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है? अच्छा, आगे मेरे पास है ऑनलाइन रिटेल सेक्टर टुडे। ऑनलाइन रिटेल सेक्टर टुडे, तो इसमें फिगर्स यूज की गई हैं यूएस की, मैंने पाकिस्तान को लेके इनिशियली सेशन में आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर ली थी, ठीक है? तो यूएस में जो है कहा जाता है कि जो ऑनलाइन रिटेल सेक्टर है वो 2016 के मुताबिक जो है वो 5 to 6% है ऑफ द टोटल रिटेल मार्केट, ठीक है? एंड इट इज ग्रोइंग ग्रेजुअली। 2008 में जब रिसेशन आया तो ऑनलाइन सेक्टर की ग्रोथ जो थी थोड़ी इफेक्ट हुई थी, और इसकी ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ गई थी, लेकिन फिर जब
इकोनॉमी ने रिवाइव किया, तो वापस से इसकी ट्रेजेक्टरी में अपवर्ड ट्रेंड देखने में आया। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक बात शेयर करते हुए स्टूडेंट्स, ऑनलाइन रिटेल की जब मैं बात करती हूँ तो इसमें सिर्फ इट डजंट इंक्लूड द सेल ऑफ म्यूजिक और सॉफ्टवेयर और जॉब और ट्रैवल और डिजिटल डाउनलोड्स, बट इट आल्सो इंक्लूड्स द सेल ऑफ फिजिकल गुड्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो ज़हन में रखिएगा कि इसका मतलब सिर्फ म्यूजिक और सीरीज बेचना नहीं होता है। ठीक। अच्छा, फिर हम इसके साथ साथ बात करेंगे टेबल 9.2 की और टेबल 9. एक मिनट यार, 4 की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, टेबल 9.2 जो है हमें क्या डिस्कस कर रही है हमारे साथ? ओके, व्हाई इज दिस हैंगिंग नाउ? ओके, बेटर. So we have some advantages and some challenges which online retail has been observing over the number of years, and despite that it continues to grow. ठीक है, so देखिए स्टूडेंट, दुनिया में कोई भी चीज जो है, कोई भी एडवांसमेंट, कोई भी एवोल्यूशन, कोई भी बेहतरी जो है वो बगैर चैलेंजेस के नहीं होती है। ठीक है, हम यहाँ ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट कम्स एज अ पार्सल। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ऑनलाइन रिटेलर्स को क्या होता है कि आपकी सप्लाई चेन कॉस्ट जो है लो होती है। ठीक है, आप जो है एक सिंगल साइट से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सही है। और यू हैव अ लो सप्लाई चेन कॉस्ट। ठीक है, आपको सप्लाई चेन ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता और आप एक ही साइट से अप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है, आप फिजिकल स्टोर पे तो बहुत सारी लोकेशंस होती है ना, तो यहाँ पे सिंगल एक साइट होती है जिनसे ऑपरेट कर रहे होते हो। ठीक है, और चैलेंज क्या है? जब आप चैलेंज कंज्यूमर्स को क्या आता है? कंज्यूमर कंसर्न्स आर अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट मेक सेंस। ठीक है, आपकी जो है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी लो होती है यूजिंग वेबसाइट रादर देन फिजिकल स्टोर्स। ओके, दैट मेक सेंस। कंज्यूमर कंसर्न्स अबाउट द प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन टू वेबसाइट्स। हाँ, ये सही बात है। हम जब गुड को अपने पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं जब ऑफिस में होती हूँ तो मैं ऑफिस का एड्रेस देती हूँ, जब मैं घर को होती हूँ तो घर का एड्रेस देती हूँ, तो ये सच्ची बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि आई एम शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ वेयर आई एम in the day and where I am in the wee hours of the evening with people I've never met in personal. So obviously I do have a privacy concern of sharing personal information on the websites, but then again, I have no option. So there's low cost of distribution using websites rather than physical store. This is an advantage, and there a challenge also comes along from the consumer's end. एडवांटेज एक ये है कि यू हैव द एबिलिटी टू रीच एंड सर्व अ मच लार्जर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। हाँ, एक स्टोर जब फिजिकल लोकेशन में होगा तो इसी लोगों को सर्व कर पाएगा, लेकिन आप जब आपका स्टोर जब है, ऑनलाइन स्टोर है, तो ऑब्वियसली आप एक डिस्पर्स मार्केट को सर्व कर सकते हैं ना। ठीक है, सही है। चैलेंज क्या हो सकता है? देयर कुड बी अ डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन कंपेयर्ड टू स्टोर शॉपिंग। आप जब फिजिकल स्टोर शॉपिंग करो तो डिले का मामला कम होता है। ठीक है, आप जब ऑनलाइन डिलीवर कर रहे होते हैं तो हमें पेशेंस रखना पड़ता है, वो 3 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, या बाज़ दफ़ा 2 महीने में भी आता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है ऑनलाइन कंज्यूमर्स, ऑनलाइन रिटेल में आपको क्या है? यू हैव द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू कस्टमर्स टेस्ट एंड डिमांड। हाँ, चैट बॉक्स खुलते हैं आजकल, मैसेंजर के बॉक्स कुछ खुलते हैं हमारे पास, और हम फौरन से अपने मतलब अपने क्वाम्स, अपनी क्वेरीज, अपने कमेंट्स, ओपिनियंस वगैरह दे सकते हैं। चैलेंज क्या है हमारे सामने जो आता है वो क्या है? इनकन्वीनियंस एसोसिएटेड विद रिटर्न ऑफ डैमेज्ड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हाँ, मैंने आपसे कहा कि आई ऑर्डर्ड एन अपैरल फॉर माई सेल्फ अ फ्यू डेज बैक, और मुझे काफ़ी बहस और तकरार के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे पैसे आप रिफंड करें। हालांकि पैसे रिफंड करने का तो कुछ नहीं होता ना। ठीक है, आपको गुड खरीदना है, आपको एक्सचेंज में मिल जाएगा, लेकिन पैसे रिफंड करने का नहीं होता। बट आई वाज लाइक कि ज़्यादा से ज़्यादा ना ही कह देंगे ना, और क्या होगा। तो मैंने कहा मुझे पैसे रिफंड करिए प्लीज़, आई वांट माई मनी बैक। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अकाउंट की डिटेल दें अपने, हम पैसा आपके अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा मैं यार 4,500 की चीज के लिए अब मैं इनको जो है वो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दो, अकाउंट पे तो मेरे ठीक ठाक सेविंग्स होती है, सो व्हाई वुड आई शेयर दैट विद समबडी। ठीक है, तो एक्सचेंज एक बहुत बड़ा मतलब एक इशू बन गया था यार, एंड इवेंचुअली आई डिड नॉट एग्री। वो गुड आज मेरे पास रखा हुआ है, तो एक्सचेंज वाज अ बिग इशू। उन्होंने कहा कि आप खुद आए टीसीएस पे, गुड को रैप करें उसी थैली में जिसमें हमने दिया था, उसमें एड्रेस लिखें, और आप कोरियर के पैसे दें, और हम जो आपको पर गुड भेजेंगे, लेकिन पहले आप गुड भेजें, बाद में पैसे वापस करेंगे। तो मैंने कहा पैसे भी आपके पास, गुड भी आपके पास, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है वो आमतौर पर इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, और इनकन्वीनियंस कॉज होती है। ठीक है, एडवांटेज क्या है ऑनलाइन रिटेलिंग में? इमोशन से क्या होता है? द एबिलिटी टू चेंज प्राइसेस नियरली इंस्टेंटली। हाँ, प्राइसेस हमें चेंज नजर भी आती है वेबसाइट्स पे अलग अलग। चैलेंज जो कि बास कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, बास कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादातर कंज्यूमर्स इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, क्योंकि बाज़ कंज्यूमर्स जो है वो ऑनलाइन बाइंग इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको डील्स चाहिए होते हैं, डिस्काउंट्स चाहिए होते हैं।
ठीक है, ऑनलाइन बाइंग का एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपको प्राइसेस ज़रा कम मिलती हैं, तभी तो लोग उस तरफ आते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस में ये भी चीज़ आ जाती है ना। ठीक है, एक डिसएडवांटेज क्या है कि ऑनलाइन रिटेलर्स जो है आज तक जो है दे आर नॉट एबल टू ओवरकम द लैक ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट इन द ऑनलाइन ब्रांड नेम्स। ऑब्वियसली हम जब नाहिद के सुपर स्टोर से जाके शॉपिंग करते हैं फिजिकली तो और मतलब सूरत हाल होती है, और हम नाहिद के ही ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं तो आई थिंक आई बी हैविंग ट्रस्ट इश्यूज। हालांकि उस स्टोर पर फिजिकली मैं जाती हूँ, लेकिन जब मैं ऑनलाइन बाइंग करूंगी तो आई बी ट्वाइस केयरफुल। ठीक है, एक एडवांटेज जो है वो ऑनलाइन स्टोर्स को क्या है, द एबिलिटी टू रैपिडली चेंज विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स। हाँ, वो गुड्स को आप वर्चुअली दिखा रहे होते हैं ना, तो उनकी विजुअल प्रेजेंटेशन आप ही के हाथ में है। आप जिस रुख से दिखाएं, जिस एंगल से दिखाएं, जिस तरह से दिखाएं, वो आपके हाथ पे है। ठीक है, और चैलेंज क्या है कि इसके साथ साथ एक एक्सपेंस इनका बढ़ता है कि तुमको जाहिर सी बात है फोटोग्राफी को इसी हिसाब से करानी, वीडियो भी वैसी बनानी पड़ेगी और एनिमेटेड प्रेजेंटेशन भी वैसी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक एडवांटेज क्या है कि इनकी डायरेक्ट मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो बच जाती है। कैटलॉग्स के थ्रू इनको नहीं गुड को मतलब अवेयरनेस करवानी पड़ रही, गुड लोगों को तवज्जो कराना पड़ रहा है, फिजिकली मेल नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, आपकी वेबसाइट से लोग आगाही हासिल कर रहे हैं, लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। ठीक है, चैलेंज क्या है कि ऑनलाइन मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ सर्च, ईमेल एंड डिस्प्ले। फिर आप अगर कैटलॉग से थ्रू नहीं कर रहे हैं, फिजिकली ईमेल नहीं ड्रॉप करा रहे तो फिर आप ईमेल तो कर रहे हैं ना, आप वेबसाइट पर डिस्प्ले तो कर रहे हैं, डिस्प्ले तो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी इस एंड पे कॉस्ट जरूर बढ़ जाती है। ठीक है, लोग आपको सर्च करेंगे तो ढूंढेंगे। ठीक है, सही है, आप ईमेल भेजेंगे तो लोग आपको जवाब करेंगे और बातचीत शुरू होगी, या डिस्प्ले करेंगे तो बात होगी, लेकिन चैलेंजेस हैं इसमें। ठीक है, सही है। अपॉर्चुनिटी होती है, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत से गुड्स हैं जो कि पेजेस में दिखाए जाते हैं, वेब पेजेस पे। तो उसमें सपोज करें आई एम बाइंग अ शर्ट फॉर माई सेल्फ विच हैज पर्पल बटन्स, लेकिन पर्पल बटन्स मुझे बहुत शो ही लग रहे हैं। तो मैं सेलर से कहती हूँ कि आप जब मुझे ऑर्डर भेजे तो प्लीज पर्पल बटन्स मत लगा के भेजिएगा, उसमें गेट मी सम ब्लैक बटन्स और हैव नो बटन्स एट ऑल। सो दे से कि मिस वी डोंट होल्ड एन इन्वेंटरी। हम आपको बताते हैं कि ये गुड मेरे पास व्हाइट में है, आप चाहें तो ऑरेंज, पिंक और येलो में बना के दे सकते हैं हम आपको, लेकिन आप हमें टाइम दें। तो ऑनलाइन बाइंग में जो है पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन का मार्जिन ज्यादा होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इट एड्स कॉम्प्लेक्सिटी टू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड कस्टमर सर्विस। मामला इसमें काफी गंभीर भी हो जाता है। अगर ऑर्डर को सही समझना, स्पेसिफिकेशन उसकी लिखना, उसको आपको ठीक ठाक डिलीवर होना, तो मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है टाइम्स। ठीक है, मुझे पता होता है कि ये गुड जो तस्वीर में दिखाया है इसको मैं ऑफ वाइट ऑफर तो करा रही हूँ, पता नहीं कौन सा ऑफ वाइट आएगा। ठीक है, मैंने कहा है कि इसमें पर्पल बटन्स नहीं, मुझे ग्रीन बटन्स चाहिए, तो पता नहीं वो ग्रीन का कौन सा शेड लगा देंगे। तो ये हमारे पास एक फियर एट द बैक ऑफ आवर माइंड होती है। सही है। Then another advantage is ability to greatly improve information and knowledge delivered to consumers. Ability to greatly improve information and knowledge delivered to consumer. Obviously आप उससे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन आप एक डीपर लेवल पे शेयर कर सकते हैं। चैलेंज क्या है, ग्रेटर कस्टमर इन्फॉर्मेशन कैन ट्रांसलेट इनटू प्राइस कंपैरिजन एंड लोअर प्रॉफिट्स। अच्छा, जितना कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्म्ड होगा ऑनलाइन बाइंग के बारे में, जितनी उसको ज्यादा जानकारी होगी कि बाकी सेलर्स क्या सेल कर रहे हैं, उतना ही जो है वो प्राइस हैगिंग भी कर सकता है ना। ठीक है, उतना ही जो है वो बार्गेन भी कर सकता है। तो एक तरह से जो जितनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर की जाती है कंज्यूमर्स के साथ, जो सेलर्स शेयर कर रहे होते हैं, उससे बाज़ दफा सेलर्स खुद प्राइस कंपटीशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, उनके अपने प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। देन एक एडवांटेज की एबिलिटी टू लोअर ओवर कंज्यूमर्स ओवरऑल मार्केट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये तो हमने शुरू में बात की थी कि एक कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन बाइंग इस वजह से प्रेफर की जाती है, कंज्यूमर्स को ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम पड़ती है। ठीक है, इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कॉस्ट दोनों आ जाती है। ठीक है, हमने टेबल 9.2 डिस्कस किया है। ये एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस हैं जो कि ऑनलाइन रिटेलर्स फेस करते हैं। ठीक है, सही है। If you could please just give me a minute, I need to find something out. अच्छा, आगे जो है सॉरी, आगे जो है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टेबल 9.3 मुझे आपसे डिस्कस करना था। टेबल 9.3,
यहाँ हमारे पास हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं रिटेल ई कॉमर्स को ओमनी चैनल इंटीग्रेशन मेथड्स। ओमनी चैनल स्टूडेंट्स ऐसे स्टोर्स हैं अपने पास रखी जो कि सिर्फ फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो कि सिर्फ फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उनका ऑनलाइन कोई स्टोर नहीं होता। They don't have an online presence, they're omni channels, right? तो हम देखेंगे कि वी आर डिस्कसिंग द ऑनलाइन रिटेल सेक्टर टुडे, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन भी है। इंटीग्रेशन का मतलब मिलकर काम करना। तो बहुत से ओमनी चैनल्स जो हैं, जो किसी ट्रेडिशनल स्टोर से, वो आज ऑनलाइन चैनल्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन की टाइप्स हैं हमारे पास ये, और ये इनके डिस्क्रिप्शन है। इसमें ऑनलाइन ऑर्डर है और इन स्टोर पिकअप है, जिसमें मैं ऑर्डर में ऑनलाइन दे रही हूँ अपने मोबाइल से या अपने डेस्कटॉप से, लेकिन मैं जाके फिजिकल स्टोर से कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन है ना ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स दोनों की, कि जिसमें कि ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन दिया जा सकता है, पिक करने के लिए आप ऑनलाइन जो है वो इन स्टोर आएंगे, फिजिकल स्टोर में आएंगे। तो इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। देन वी हैव ऑनलाइन ऑर्डर, स्टोर डायरेक्टरी एंड इन्वेंट्री। वी हैव ऑनलाइन ऑर्डर, ऑर्डर आप ऑनलाइन प्लेस करेंगे, आपके पास एक स्टोर डायरेक्टरी है और इन्वेंट्री है। इसमें क्या है, आइटम्स आर, व्हेन आइटम्स आर आउट ऑफ स्टॉक ऑनलाइन, customers directed to physical store network, inventory and store location. Okay, when items are out of stock online, एक मिनट, ओके, हाँ सही है। देखिए मैं जब जाती हूँ लीवाइस पे, ठीक है, तो या जब मैं डॉकर्स पर जाती हूँ, या जब मैं कैटरपिलर पर जाती हूँ, तो या मैं आउटफिटर्स पे जाती हूँ, तो वो बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि आई वास्क फॉर एन आइटम जो कि कैटलॉग में था। कैटलॉग रिसेप्शन पे रखा होता है, चेक काउंटर पर रखा हो, तो वहाँ मैंने देखा, तो उन्होंने कहा इस स्टोर पे इस वक्त नहीं है हमारे पास, ठीक है। मैंने कहा अपना आप ऑनलाइन मर्चेंडाइज को, इन्वेंट्री को चेक करिए, ठीक। मैं फिजिकल स्टोर पे थी, तो उन्होंने कहा कि मिस जो आइटम कैटलॉग में था, एक मैगजीन रखा हो तो काउंटर पर, उसको उठा के देखा। मैंने कहा डू यू हैव दिस अपैरल विद यू? उन्होंने कहा मिस वी डोंट हैव इट राइट नाउ, I've checked my online stock inventory, I've checked it, ठीक है। आप एक काम करिए, आप जो है हमारा जो फैक्ट्री आउटलेट है, फिजिकल स्टोर जो है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको फिजिकली इन्वेंट्री जाके फिजिकली काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जो है वो स्टॉक को देख सकते हैं कि आइटम्स उसमें है या नहीं है। टाइम जब नहीं होते तो कस्टमर को डायरेक्ट किया जाता है कि फिजिकली जाके स्टोर पे आप जाके इन्वेंट्री को देख सकते हैं, स्टोर लोकेशन उसको दे दी जाती है। फिर हमारे पास है इन स्टोर कियोस्क, ऑनलाइन ऑर्डर एंड होम डिलीवरी। अच्छा, when retail store is out of stock, customer orders in store and receives at home. अच्छा, इसमें भी जो है रिटेल स्टॉक जो है, फिजिकल स्टोर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एज ए कस्टमर जो था, वो ऑर्डर जो था वो ऑनलाइन प्लेस किया है। ऑर्डर मैंने ऑनलाइन प्लेस किया, लेकिन फिजिकली वो स्टोर में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब गुड तैयार होगा तो मुझे घर पे रिसीव हो जाएगा, डिलीवरी ऑनलाइन एट होम मुझे मिल जाएगी, ठीक है। इन स्टोर जो है फिजिकली जो है, जो स्टोर में गुड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है और डिलीवरी मुझे एट होम हो रही है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि इन तीन मोड्स में जो है इंटीग्रेशन है, ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेसेस दोनों की, ठीक है। अच्छा, इसके बावजूद, इसके अलावा हमारे पास क्या है, इन स्टोर, रिटेल, क्लर्क, ऑनलाइन ऑर्डर एंड होम डिलीवरी। दिस इज सिमिलर टू अबव, but the retail clerk researches, sorry, but similar to above, but the retail clerk searches online inventory if local store is out of stock as a normal part of the in-store checkout process. अच्छा, इसमें क्या है, फिजिकल स्टोर जो है वो फिजिकली गुड को, आइटम को इन्वेंट्री में देखेगा, और नहीं होगा तो वो आपको होम पर, इट विल हैव इट डिलीवर्ड इट एट योर प्लेस, ठीक है, सही है। देन वी हैव order online, in-store returns and adjustments. Defective or rejected products ordered online can be returned to any store location.
राइट? आपके पास जो गुड्स आए हैं, ठीक है, सही है। आपने जो है रिटर्न किया इनको किसी भी फिजिकल स्टोर लोकेशन पे। अच्छा, जो दराज के हमें शहर में बहुत दफ़ा शॉप्स नज़र आती हैं फिजिकल, आपने कभी देखी है दराज के फिजिकल स्टोर्स देखे हैं आपने? तो वो क्यों खोल ले गए हैं? तो उससे बहुत सारे पर्पस हैं। एक पर्पस ये भी है कि एट टाइम्स जो दराज कहता है कि कंज्यूमर्स जो है टाइम्स हमसे जो है वो उनको डिसोनेंस होती है, डिससैटिस्फैक्शन होती है, गुड डैमेज होता है, गुड रिटर्न करना होता है, फिजिकल स्टोर पे आके कर सकते हैं। ठीक है? तो ये वही चीज़ है, जितने भी डिफेक्टेड या रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने ऑनलाइन कभी ऑर्डर किया था, तो आप एक फिजिकल सेटअप से भी आके उसको स्टोर लोकेशन से आके उसको आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है? देन वी हैव ऑनलाइन कैटलॉग। ठीक है? ऑनलाइन कैटलॉग सप्लीमेंट्स ऑफलाइन फिजिकल कैटलॉग एंड ऑफन द ऑनलाइन कैटलॉग has substantially more products on display. Obviously हम जब मैंगो के होम पेज पे जाते हैं तो पूरा कैटलॉग खुलता है। ठीक है? मैं जब खाड़ी के होम पेज पे जाती हूँ तो पूरा कैटलॉग खुलता है। वो ऑनलाइन कैटलॉग होता है और उसमें कुछ 400 प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो कैटलॉग फिजिकली जब मैं मैंगो के स्टोर पर जाती हूँ तो वो 20 पेज की सिर्फ एक बुकलेट होती है, कैटलॉग होता है, उसमें गुड्स ज़ाहिर है कम होता है। खाड़ी के स्टोर पर जब मैं जाती हूँ फिजिकली तो उनके पास से कैटलॉग होता है 200 पेज का, लेकिन उनके जब मैं होम पेज पे जाती हूँ तो कोई 1500 प्रोडक्ट्स होते हैं उसपे। ठीक है? तो ऑनलाइन कैटलॉग में आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा होता है चीज़ों को डिस्प्ले करने का। ठीक है? Likewise, you have manufacturer use online promotions to drive customers to their distributor retail stores. Manufacturers use online promotions to drive customers to their distributor retail stores. ठीक है? Consumers product manufacturers such as Colgate, Palmolive, and P&G use online channels to design new products and promote existing product retail sales. ठीक है? हम डव के बहुत सारे एड्स देखते हैं यूट्यूब पे, मैं सनसिल्क के बहुत सारे एड्स देखती हूँ यूट्यूब पे। मैं ऑल्पस के बहुत से एड्स देखती हूँ। मैं कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ किसी प्ले की या किसी कॉन्सर्ट की या किसी फैशन शो की, तो अचानक से एक एड आता है। ठीक है? तो वो एड किसी भी कंपनी का हो सकता है, कुड बी कोलगेट, पामोलिव, इट कुड बी पीएनजी। ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं आजकल, ऑनलाइन चैनल्स यूज कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने। ठीक है? अपनी रिटेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं बाय शोइंग देयर गुड्स ऑनलाइन इन ऑनलाइन प्रमोशंस। ठीक है? सही है। अच्छा, फिर क्या है, गिफ्ट कार्ड्स हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं, पॉइंट्स कैन बी यूज इन एनी चैनल। आपको टाइम्स गिफ्ट दिए जाते हैं, गिफ्ट कार्ड्स दिए जाते हैं आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू। आपको जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है, दे ऑफर्ड बाय मर्चेंट्स, रिवॉर्ड किया जाता है आपकी बाइंग को एक्चुअली। ठीक है? सही है। देन यू हैव मोबाइल ऑर्डर वेबसाइट एंड फिजिकल स्टोर सेल्स। इसमें क्या है, एप्स टेक यूजर्स डायरेक्टली टू स्पेसिफिकली फॉर्मेटेड वेबसाइट फॉर ऑर्डरिंग और टू इन स्टोर बार्गेन्स। दराज के आप गूगल करके भी दराज के पेज पर खरीदारी कर सकते हो, आप दराज की ऐप से भी कर सकते हैं। ठीक है? दराज की ऐप से आप करेंगे डायरेक्टली आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, यू कैन प्लेस एन ऑर्डर एंड यू कैन एंजॉय अदर बार्गेन्स। ठीक है? हम मार्ट की अपनी ऐप है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है? सही है। अच्छा, देन यू हैव जियो फेंसिंग मोबाइल नोटिफिकेशन इन स्टोर सेल्स। इसमें क्या है, आप क्या करेंगे, यूज ऑफ मोबाइल, यूज ऑफ स्मार्टफोन जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टू टारगेट एड्स फॉर नियर बाय स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स। आप जिस लोकेलिटी में हैं, ठीक है, तो आपको आप स्मार्टफोन के थ्रू उसी लोकेलिटी में जो जो रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं आपको वही सर्व करते हैं। और ये क्या है, जियो फेंसिंग मोबाइल नोटिफिकेशन होती है। जैसे जब मैं फूड पांडा को ऑर्डर देती है तो मुझे वो पूछता है कि आप किस लोकेलिटी में है, और उस लोकेलिटी में जो रेस्टोरेंट रिवर कर सकते हैं वो सिर्फ उन्हीं को शो कर रहा होता है मुझे। ठीक है? सही है। तो ये हमने क्या देखा कि ये हमने सारा देखा कि ओमनी चैनल से इंटीग्रेट किया ऑनलाइन चैनल्स के साथ। ओमनी चैनल्स क्या है, दे आर जस्ट ट्रेडिशनल रिटेल चैनल्स, राइट? ठीक है? अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने 9.1 खत्म कर लिया है। ठीक है? अब हम बात करेंगे 9.2 के बारे में। ये है एनालाइजिंग द वायबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फर्म्स। एनालाइजिंग द वायबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फर्म्स। आपने ऑनलाइन बिजनेस तो खोल लिया अपना, अब हमें ये भी तो असेस करना है कि वायबल है या नहीं है। आपको 4 पैसे से आएंगे नहीं आएंगे, बिजनेस स्टेबल रहेगा, ग्राहक आएगा, कंज्यूमर बेस बढ़ेगा, लॉयल्टी बढ़ेगी, तो वायबल है या नहीं है, करना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम पहले क्या असेस करेंगे, अपने प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी। इकोनॉमिक वायबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ फर्म टू सर्वाइव एज प्रॉफिटेबल बिजनेस फर्म्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। इकोनॉमिक वायबिलिटी में हम क्या देखेंगे कि कंपनी जो है सर्वाइव कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है? एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है? हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी करेंगे और हम फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे। ये दोनों एनालिसिस जो है हमें बताएंगे कि आया ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ऑनलाइन कंपनी स्टार्ट करना या ऑनलाइन बिजनेस करना वायबल भी है उस फर्म के लिए या नहीं है। ठीक है?
इसमें पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में बेसिकली हमने क्या देखना है कि बैरियर्स टू एंट्री कम है, ज़्यादा है, हम इसमें आ सकते हैं, हम इसमें नहीं आ सकते। जो न्यू एंट्रेंट इंडस्ट्री अगर बहुत मैच्योर होती है, ठीक है, मैच्योर का मतलब है कि उसमें मतलब अब इंडस्ट्री में कोई अमेज़न जैसे प्लेयर्स हैं, ठीक है, ईबे जैसे प्लेयर्स हैं, तो बैरियर्स टू एंट्री जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। लेकिन अगर इंडस्ट्री ऐसी है कि सभी लोग नए नए अभी आए हैं, तो बैरियर्स टू एंट्री लो है, न्यू एंट्रेंट्स जो है वो अचानक आराम से आ सकते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री में स्टॉलवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और गुरुज एग्जिस्ट करते हैं, तो न्यू एंट्रेंट्स कैन बी बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों को पता है कि ऑनलाइन कारोबार कैसा होता है, खरीदो फरोख्त कैसी होती है, लेन देन कैसी होती है, आप गलतियां करेंगे फौरन से पकड़ में आएगा, ठीक है, सही है। तो बैरियर्स टू एंट्री वहां पे लो होते हैं जहाँ पे प्लेयर्स ऑल टुगेदर जो है वो कम है। इंडस्ट्री नई एस्टैब्लिश कर रही है तो कोई खास बैरियर्स नहीं होते, रुकावटें कम होती हैं, राइट। जैसे मुझे अगर आप कहें कि मिस टेट्रा पैक मिल्क का बिजनेस है, इसमें जो है आप डेयरी के बिजनेस में आएंगी, मैंने कहा नहीं भाई, नेस्ले जो है इज गोइंग टू ब्लो मी टू बिट्स। फिर एंग्रो है, वो डेयरी में आ गया, तो मैं यार मुझे तो आइंदा मतलब 60 साल चाहिए इन दोनों से लड़ने की, तो बैरियर्स टू एंट्री बहुत हाई है, ठीक है। तो बैरियर्स टू एंट्री का अंदाजा किस चीज से हम लगाते हैं, कंपटीशन जो है कितना मैच्योर है और कितना जो है वो कितना इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स बाज दफा जहाँ स्ट्रांग होते हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है कि आपकी बार्गेनिंग पावर फिर कम होती है। सप्लायर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो सप्लाई चेन में आपको बैक एंड से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेच्योर इंडस्ट्री में सप्लायर भी मेच्योर होता है और वो फिर आपको टर्म्स डिक्टेट करता है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज इनएक्सपीरियंस होती हैं, न्यू होती है, इन्फेंसी पे होती है, वो सप्लायर भी जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती। वो खुश होता है कि उसको कारोबार मिला, आपने उसको ऑर्डर दिया कि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, ठीक है। तो बाज दफा क्या होते हैं कि अगर इंडस्ट्री मेच्योर है और सप्लायर्स काफी सीजनड है, ये बाकी लोगों को भी सप्लाई कर रहे हैं पिछले कोई 5-7 डेकेड से, तो फिर ये क्या करते हैं, ये डिक्टेट करते हैं प्राइस के, भाई गुड हम इस चीज पे बेचेंगे, आपको लेना है तो ले, नहीं लेना मतलब वी हैव अदर पीपल टू सेल। सो सप्लायर्स कैन डिक्टेट हाई प्राइसेस टू द इंडस्ट्री, ठीक है, provided they are, they have a good reputation and they are seasoned players, ठीक है। And there could be suppliers who are more price takers। दोनों तरह के मतलब हैं, options हैं आपके पास, ठीक है, दोनों तरह के scenarios exist करते हैं, सॉरी options नहीं। Then you have power of customers। ऑनलाइन बिजनेस स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स जो हैं वो आपकी पावर भी हो सकते हैं। कंज्यूमर्स जो है स्टूडेंट्स पावर किस तरह से हो सकते हैं, यानी कि कैन कस्टमर्स चूज फ्रॉम मेनी competing suppliers and hence challenge high prices and high margins। कंज्यूमर जब पावरफुल होता है तो याद रखिएगा वो आपको फिर मजबूर करता है कि आप प्राइस नीचे लेकर आए। उसकी बार्गेनिंग पावर जब ज्यादा होगी तो आपको बोलेगा कि भाई मैं किसी और कंपटीटर के पास जा रहा हूँ, आपको बेचना है बेचे, नहीं बेचना है पास और ये होता है पावरफुल कस्टमर। कस्टमर पावर पर लो उस वक्त होता है जब वो कहते हैं यार मुझे नहीं पता कोई और सेलर एग्जिस्ट करता नहीं करता, मुझे आप ही से खरीदना है। उसने जब ये बात आपसे कर दी तो आपको पता है कि फिर पावर आपके पास है ना, उसके पास नहीं है, ठीक है। तो हम जब एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे, तो हम बैरियर्स टू एंट्री देखेंगे, हम पावर ऑफ सप्लायर्स देखेंगे, पावर ऑफ कंज्यूमर्स देखेंगे, और हम देखेंगे कि मेरे मार्केट में कितने सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, हाउ मेनी पीपल इन द मार्केट आर माय ऑल्टरनेटिव्स। कितने लोगों को लगता है कि दराज नहीं तो हम मार्ट से खरीद लेंगे, कितने लोगों को लगता है कि हम मार्ट नहीं तो हम शॉपॉय से खरीद लेंगे, कितने लोगों को लगता है शॉपॉय तो हम फूड पांडा से ले लेंगे। कि लोगों के ज़हनों में सेकंड्स के अंदर अंदर ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, कितने सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करते हैं, कितने लोगों को लगता है कि मेरी डिफरेंशिएशन इतनी स्ट्रांग है कि मेरा सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्या मैं लोगों को ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि दराज नहीं तो फिर कोई भी नहीं, ठीक है। या लोगों को लगता है कि दराज जैसा काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी देखनी होती है, ठीक है, कि मतलब कितने ऑल्टरनेटिव्स लोगों को लगता है एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोका कोला है, दुनिया में ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, सही है। हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू है, नथिंग एल्स बीट्स इट, ये 90 ऑफ नंबर 1 है। पाकिस्तान में देखें तो चाय कैटेगरी में टपाल जो है ये नंबर 1 है, ठीक है, सही है। तो बाजिक ब्रांड्स हैं स्टूडेंट्स, बाजिक ब्रांड्स हैं फिजिकल रिटेल में जिन्होंने जो है अपनी एक क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की है, उनको सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। मैकडोनल्ड्स है, फास्ट फूड चेन्स में नंबर 1 है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। People go there for taste, people go there for cleanliness, people go there for speedy service, and there are many attributes this brand holds। अच्छा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम अगली बात जो करेंगे, हम बात करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस की वायबिलिटी मालूम कर रहे हैं कि हमें इसमें आना है या नहीं आना, ठीक है। फिर हम देखेंगे इंडस्ट्री वैल्यू चेन। अच्छा, इंडस्ट्री वैल्यू चेन में हमने क्या देखना है, द चेन ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इंडस्ट्री चेंजिंग इन वेज दैट बेनिफिट और हार्म द फर्म।
अच्छा। हम जब इंडस्ट्री वैल्यू चेन में फॉर इंस्टेंस मैं आपसे बात करती हूँ डिसइंटरमीडिएशन की, डिसइंटरमीडियरीज जो हैं, डिसइंटरमीडिएशन में क्या है कि आप इंटरमीडियरीज नहीं रखेंगे, मिडल मैन नहीं रखेंगे, तो वैल्यू चेन चेंज हो रहा है ना ऑनलाइन फर्म्स में, ऑनलाइन बिजनेस में वैल्यू चेन चेंज हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो चेन है वो चेंज हो रहा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चेंज हो रहा है ना। ठीक है, सही है। तो इससे जो है कंपनी को बेनिफिट होगा या हार्म होगा, कंपनी ने ये भी देखना एनालिसिस करते हुए, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हुए। ठीक है, फिर आपको देखना है नेचर ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री कंपटीशन, कि जो बेसिस कंपटीशन का है विद इन द इंडस्ट्री जो अगर है वो इज इट बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इट इज बेस्ड ऑन प्राइस, इज इट बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ ऑफरिंग्स, हाउ फार वेरिएशन एग्जिस्ट, बेसिस क्या है इसका। ठीक है, नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है, और इस जो चेंजिंग नेचर ऑफ कंपटीशन की, इससे फर्म कैसे बेनिफिट कर सकती है। ठीक है, मतलब हम रेवेन्यूज किस तरह से कमा सकते हैं। अच्छा, देन वी हैव स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स दैट पर्टेन स्पेसिफिकली टू द फर्म एंड इट्स रिलेटेड बिजनेसेस इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ जाता है आपने, फिर ये तो आपने देखा है, अपने अपनी वायबिलिटी आपने देखी है इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अब ये आपने एज अ फर्म देखना है कि आप एज अ फर्म भी आपके लिए बात चीज इंडस्ट्री को लेकर तो वायबल होती है, एज अ फर्म वायबल नहीं होती ना, तो आपने एज अ फर्म भी देखना है कि ये क्या है, ये इन पर्टिकुलर ये फर्म को लेके, स्पेसिफिकली फर्म को लेके है कि क्या आपके लिए कारोबार जो है वायबल है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या देखेंगे आप, फर्म का वैल्यू चेन। ठीक है, हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो इतने एफिशिएंट हैं, क्या हम इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, अगर हम डिसइंटरमीडिएशन करें, फॉर इंस्टेंस इंटरमीडिएट को हटा दें, तो क्या हम खुद से जो है ये मामला हैंडल कर लेंगे, अगर हम डायरेक्ट डिलीवरी कर रहे हैं तो डू वी हैव इनफ मैकेनिज्म्स टू मेक इट पॉसिबल, ऑर्डर फुलफिलमेंट हम कर सकते हैं खुद से, क्या हमारे प्रोसेसेस सारे अलाइंड हैं, इतनी टेक्नोलॉजिकल फोर्स है हमारे पास कि हम अगर फिजिकल स्टोर के बगैर काम करें तो क्या ऑर्डर फुलफिलमेंट हो सकती है। तो आपने फर्म का वैल्यू चेन देखना है, फिर आपने कोर कॉम्पिटेंसीज देखनी है कि कौन कौन से स्किल्स आपको चाहिए जो कि आपको नीडेड होंगे, और कौन कौन से स्किल्स हैं जो ऑलरेडी फर्म से डुप्लीकेटेड है, ऑलरेडी लोगों के पास शेयर्ड है। ठीक है, सही है। और जो यूनिक स्ट्रेंथ्स आपको चाहिए इस वक्त, क्या आप उन पे बिल्ड कर सकते हैं, कैन यू स्ट्रेंथन देम फर्दर। ठीक है, क्या उन स्ट्रेंथ्स को आप बाकी फर्म्स में इनवैलिडेट कर सकते हैं, उनकी आप वीकनेस बना सकते हैं। फिर आपने देखना है सिनर्जी को, देखना है कि आपको टाइम एंड ऑन पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगे, अलायंसेस करनी पड़ेंगे, तो इंडस्ट्री में आप कितनी कॉम्पिटेंसी है कि आपके पास मतलब इतने एसेट्स हैं, आपके पास मतलब इतनी स्ट्रेंथ्स हैं कि अगर आपको कभी पार्टनरशिप या अलायंस करनी पड़े तो क्या लोग मुतवज्जे होंगे, वुड पीपल लिसन टू यू। ठीक है, सही है। देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप्स या अलायंस उन्हीं प्लेयर्स के साथ इंडस्ट्री में होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिनके पास कुछ ऑफर करने के लिए होता है। ठीक है, सो यू हैव टू सी दैट एज अ फर्म डू यू हैव द एक्सेस टू द competencies and assets related to the firm that could either be owned, or you could either ask them from partnerships or alliances. So do you have that bustle to synergize. फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजी को देखना है कि जब जब फर्म का स्केल बढ़ेगा, ऑपरेशंस का डिमांड बढ़ेगी, तो क्या आप उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरी कर सकते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है इतनी, डू यू हैव इनफ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, योर ओन टेक्नोलॉजी टू स्केल विद द ग्रोइंग डिमांड। पता चला कि अभी जब कस्टमर्स आपका कराची के थे तो आपने फुलफिल कर लिया, लेकिन जब लाहौर के भी ऑर्डर्स आए, इस्लामाबाद के भी आए, तो आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट, आपकी सप्लाई चेन, आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है, आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, वो अचानक से सिंक करने लगती है, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे इस सिनेरियो में। आपने ये भी देखना है। फिर आपने देखना है कि आप क्या सोशल और लीगल चैलेंजेस से निपट पाएंगे। आप जो हैं वो जो ट्रस्ट इश्यूज को कैसे हैंडल करेंगे, आप पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, क्या पॉलिसीज आप बनाएंगे जिससे कंज्यूमर्स के जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उनको टेक केयर किया जाए, उनको इश्यूज ऑफ प्राइवेसी को लेकर, सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो उन्हें आप कैसे एड्रेस करेंगे, क्या पॉलिसीज होंगी आपकी। ठीक है, फिर चैलेंजेस आते हैं, तो मतलब मसले मसाइल होते हैं, लॉ सूट्स होते हैं आपके, तो आपका बिजनेस मॉडल क्या हो, कैसे निपटेंगे उनके साथ आप। ठीक है, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपने आप को एज अ ब्रांड आप। टैक्सेशन को लेके जितने भी मामलात हैं, देने हैं नहीं देने, और जितनी भी अनसर्टेनिटीज होंगी उनसे डेवलप करने के लिए, उनसे निकलने के लिए क्या आप एसओपीज जो हैं वो तैयार करेंगे। तो ये सारा आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री लेवल पे और एक फर्म लेवल पे। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स, आपने फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, जिसमें आप रेवेन्यूज देखने हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स देखने, ग्रॉस मार्जिन देखने अपने। ठीक है, आपने जो है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखना है, ऑपरेटिंग मार्जिन देखना है, नेट मार्जिन देखना है। दीज आर ऑल डेफिनेशंस, हैव देम रेड, इन केस इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज गेट टू मी। ठीक है, सही है।
आपने बेसिक कोर्स पढ़ा अकाउंटिंग का, आई एम श्योर, तो उसमें आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी। फाइनली स्टूडेंट्स, मेरे पास इसमें जो है आर्टिकल 9.3 है, इसमें मेरे पास है ई कॉमर्स इन एक्शन, ई टेलिंग बिजनेस मॉडल्स। तो ये मेरे पास बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सही है। इसमें स्टूडेंट्स जो है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिटेल बिजनेसेस दैट आर डिस्कस्ड। इसमें मेरे पास जो है ये है वर्चुअल मर्चेंट्स हैं, आई हैव कैटलॉग मर्चेंट्स, I have manufacturer direct firms, and I have multi-channel merchants. Multi-channel merchants जो हैं, बेटा just a minute. I just need to confirm something. So I'm sorry. I'm sorry. Very sorry. So जो ओमनी चैनल्स हैं, ओमनी चैनल्स हैं जो हैं आपके पास, इनके प्राइमरीली इनके फिजिकल स्टोर्स होते हैं। ठीक है, हम वापस यहीं पे आ रहे हैं। जो ओमनी चैनल्स हैं, इनको हम एक्चुअली मल्टी चैनल मर्चेंडाइजर्स भी कहते हैं। ओमनी चैनल्स को जो है हम मल्टी चैनल मर्चेंडाइजर्स भी कहते हैं, और इनके फिजिकल स्टोर्स होते हैं, लेकिन फिजिकल स्टोर्स के साथ साथ कुछ अरसे में ये ऑनलाइन स्टोर्स भी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, सही है। ये प्लीज अपने पास आप थोड़ी करेक्शन कर लीजिए। सो वी हैव 4 मेन टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन रिटेल बिजनेसेस। वी हैव वर्चुअल मर्चेंट्स, ठीक है, हम सबको डिस्कस करेंगे। वी हैव ओमनी चैनल मर्चेंट्स, जिनको हम मल्टी चैनल मर्चेंट्स भी कहते हैं। दे हैव ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर्स बोथ। ये फिजिकल स्टोर्स होते हैं पहले, उसके बाद ये पर ऑनलाइन बिजनेस के साथ भी पैरेलल लेके आते हैं। ठीक है, देन वी हैव कैटलॉग मर्चेंट्स एंड वी हैव मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट फर्म्स। ठीक है, हम सबको डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल मर्चेंट्स को। ठीक है, हमारे पास पहले वर्चुअल मर्चेंट्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। सो वर्चुअल मर्चेंट्स जो होते हैं, ये सिंगल चैनल ई कॉमर्स फर्म्स हैं that generate almost all of their revenue from online sales. ठीक है, they are single channel online companies only, जैसे ई कॉमर्स, जैसे सॉरी अमेजोन है, अमेजोन का कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, they just operate online. वर्चुअल मर्चेंट्स जो है सिंगल चैनल ई कॉमर्स फर्म that generate almost all the revenues from online sales. ठीक है, अच्छा, चैलेंजेस जो फेस करती हैं, वो जो वर्चुअल मर्चेंट्स फेस करते हैं वो क्या है, इनको ब्रांड नेम बिल्ड करने में इश्यूज होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकल स्टोर एक चीज फिजिकली दिखाई दे रही है आपको, उसकी ब्रांडिंग करना, उसमें कंज्यूमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, प्रेफरेंस बिल्ड करना, लॉयल्टी बिल्ड करना, इक्विटी बिल्ड करना अलग होता है। ठीक है, सही है। ऑनलाइन मामलात में ज़रा ब्रांडिंग करना मुश्किल होता है। ठीक है, और कंपटीशन जो है उससे भी कन्फ्रंटेशन करना जो है वो मुश्किल होता है। हालांकि कंपटीशन आपका नीश होता है, ठीक है, कंपटीशन बहुत छोटे लेवल पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिफिकल्ट टू कम्पीट। एक एडवांटेज ये होता है कि देयर इज नो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फिजिकल स्टोर्स। मैं वर्चुअल मर्चेंट्स की आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन देयर इज अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड बिल्डिंग अ वेबसाइट। ठीक है, सही है। और जो ऑर्डर फुलफिलमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ब्रांडिंग है, उसकी कॉस्ट अलग होती है। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई होती है, राइट। ठीक है, कस्टमर्स को एक्वायर करना बहुत मुश्किल होता है। फिजिकल स्टोर्स में आसान होता है, क्योंकि ट्रस्ट का एलिमेंट फिजिकल स्टोर्स में ज़्यादा होता है, परसीव्ड रिस्क कम होता है। वो सॉरी, ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो, मैंने आपसे कहा कि मिसट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो कम होता है फिजिकल स्टोर्स में, और परसीव्ड रिस्क भी कम होता है खरीदारी का, तो ट्रस्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, कस्टमर एक्वायर करना मुश्किल बात नहीं होती है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर्स में वर्चुअल मर्चेंट के केस में कस्टमर एक्विजिशन जो है वो बहुत मुश्किल होती है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, और लर्निंग कर्व डेवलप होते होते एक समय लगता है। ठीक है, वर्चुअल मर्चेंट्स जो हैं, मैंने आपसे कहा कि इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं, दे आर रेजर थिन प्रॉफिट्स दैट दे आर अर्निंग, तो इनके जो ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो लेस होते हैं। ग्रॉस मार्जिन होता है प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो बहुत स्लिम मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है,
इनको जब compete करना होता है ऑफलाइन स्टोर्स के साथ, तो इनके ऑपरेशंस में स्विफ्टनेस बहुत मानी खेज होती है, ठीक है? So they need to work swiftly to run, to earn a brand name and customers and profitability, ठीक है? अ, एक एक चीज सामने देखने में आई है वो ये है कि मर्चेंट्स जो हैं, जो वर्चुअल मर्चेंट्स हैं, दे एम्प्लॉय लो कॉस्ट एंड कन्वीनियंस स्ट्रेटजीज, जिसमें जो है ये एंड दे ट्राई टू कपल देयर स्ट्रेटजीज विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड दे मेक श्योर कि इनकी जो ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेसेस हैं, वो जो है वो कस्टमर्स को जो है वो मुतमईन करें और कस्टमर्स को वही मिले जिसका उन्होंने ऑर्डर दिया था। एक लीडिंग एग्जांपल जो कि वर्चुअल ऑनलाइन रिटेलर में है, वो हमारे पास अमेज़न है, ठीक है? नेटफ्लिक्स भी इसमें आता है। देन यू हैव अदर एग्जांपल्स टू। हम क्या करते हैं, हम एक वर्चुअल मर्चेंट पे एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। विल टॉक अबाउट बिजनेस मॉडल ऑफ अमेज़न, ठीक है? विल टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल फॉर अमेज़न, ठीक है? ये अमेज़न का यहाँ पर डिस्कशन है। वर्चुअल मर्चेंट्स में मैंने एग्जांपल दी है ई कॉमर्स में। अमेज़न की तो उसको हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। ये पूरी एग्जांपल हमारे पास अमेज़न की है। इसमें उन्होंने अमेज़न के विजन की बात की है, उसके बिजनेस मॉडल की बात की है। इसमें ये इसका फाइनेंशियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं इसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? बिजनेस स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं अमेज़न का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, और सोशल और लीगल चैलेंजेस के पर्सपेक्टिव से और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो हम सारे डिस्कस करते हैं। हम अमेज़न का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है? सही है। अच्छा, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं, हम ये पहले जान लें कि अमेज़न है क्या। बिजनेस मॉडल में डिस्कस करना है अमेज़न का, तो हम इससे पहले कि हम विजन पे आए, इससे पहले कि हम विजन पे आए, हम पहले ज़रा थोड़ा-सा मानूस होते हैं कि ये कंपनी क्या है, ठीक है? सही है। सो अमेज़न के बारे में जो बज़ है दुनिया में, जो बात की जाती है, वो ये है कि इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव ऑनलाइन रिटेलर, ठीक है? अगर इसका हम तारुफ कराएँ तो तारुफ क्या है इसका? इट्स वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव ऑनलाइन रिटेलर। द कंपनी हेल्स फ्रॉम सिएटल, ठीक है? एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट नोन नेम ऑन द वेब, ठीक है? द सीईओ इज़ जेफ बेज़ोस, ठीक है? इसका जो ऑब्जेक्टिव है अमेज़न को बनाने का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मेरा ख्याल है हमें उसको जो है वो लेट गो नहीं करना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अमेज़न्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, ठीक है? सही है। व्हाट इट मीन्स, इट अच्छा, कस्टमर सेंट्रिक होने का मतलब क्या होता है कि आपका जो फोकस ऑफ प्रॉफिट्स है, रेवेन्यूज है, वो कस्टमर होगा, ठीक है? आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आप खुद नहीं है, कस्टमर है। आप जितनी भी स्टिमुलस है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे डिलीवर करना है, आपका फोकल पॉइंट क्या होता है? कस्टमर्स है। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है क्या है? अर्थ मोस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी जो प्लेनेट है हमारा अर्थ, दे वांट टू बी द अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। दैट लुक्स लाइक अ वेरी लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव। अब सवाल ये है कि हाउ टू मेक इट पॉसिबल एंड हाउ टू अचीव इट, ठीक है? इट इज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन फॉर बोथ कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और कस्टमर्स हैं, उनके सामने जेफ बेज़ोस ने जाके ये ऑब्जेक्टिव तो रख दिया, लेकिन दोनों अब ये इस चीज में हैं कि स्पेकुलेशन इस बात की, अरे पूरा कैसे होगा, आप अर्थ की सबसे बड़ी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी कैसे बनेंगे? तो गोल तो है ये, ठीक है? सही है कि उसको परसू भी करना है। अच्छा, while achieving this goal over the number of years, तो देखने में आया कि कंपनी जो है वो काफी नशेबो फराज दिखे, ठीक है? कंपनी हैज एक्सपीरियंस a fluctuating stock price, ठीक है? सही है। But despite that, it continues to be the history's most innovative e-commerce company, ठीक है? हम जो है अब इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है? तो पहली बात जो है हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे विजन इसका, ठीक है? तो ओरिजिनल विजन क्या है, हम जरा ये डिस्कस करते हैं। ओरिजिनल विजन क्या है अमेज़न का, ठीक है? इसमें तीन चीजें आ जाती हैं। जब अमेज़न को बनाया गया था, तो कंपनी ने, जेफ बेज़ोस ने एज अ सीईओ तीन चीजें ज़हन में रखी थी, ठीक है? सही है। The path to success according to Bezos was to offer consumers three things, ठीक है? Lowest prices,
बेस्ट सिलेक्शन एंड कन्वीनियंस, 3 चीज़ों से ज़हन में रखी थी कि मैं कंज्यूमर्स को दूँगा जब अमेज़न सामने आएगी एज़ एन ई-कॉमर्स कंपनी, 3 चीज़ें मिलेंगी लोगों को, लोअर प्राइसेस इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स, बेस्ट सिलेक्शन मिलेगी और कन्वीनियंस मिलेगी। जिसमें कन्वीनियंस को अगर हम डीपली स्टडी करें तो उसमें क्या आ जाता है कि फीचर रिच कंटेंट, यूजर जनरेटेड रिव्यूज ऑफ बुक्स एंड प्रोडक्ट्स, फास्ट एंड रिलायबल फुलफिलमेंट एंड ईज ऑफ यूज। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसका ख्वाब था, उसका विजन था, सॉरी, उसका एक नज़रिया था, उसका नज़रिया था कि ये लोगों को मिले। ठीक है? अच्छा, तो करंटली जो है कंपनी क्या कर रही है, इट इज सेलिंग अ होल रेंज ऑफ गुड्स, डिफरेंट कैटेगरीज सेल कर रही है वो। ठीक है, इसमें मूवीज हैं, बुक्स हैं, म्यूजिक है, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स हैं, होम है, गार्डनिंग टूल्स हैं, ग्रोसरी आइटम्स हैं, हेल्थ है, ब्यूटी है, देयर आर प्रोडक्ट्स फॉर टॉय, प्रोडक्ट्स लाइक टॉयज फॉर किड्स, बेबीज, क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ऑटो, इंडस्ट्रियल, बहुत चीजें कंपनी सेल कर रही है। ठीक है, सही है। अच्छा, ये एक और काम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इफ दे डोंट हैव इट, ये आपको ये बताएंगे कि हु, they'll tell you that there are other retailers who are on alternate, you can go and get it from there। ये बहुत कम होता है। ठीक है, सही है। ये आपको ऑल्टरनेट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो विजन जो है वो क्या है, इट इज अ कंबाइंड शॉपिंग एंड प्रोडक्ट सर्च पोर्टल। अमेजोन जो है वो शॉपिंग एक्सपीरियंस आपको दे ही रहा है, उसके अलावा ये एक सर्च पोर्टल भी है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि गुड्स को कैसे आप तलाश कर सकते हैं, हमारे पास गुड्स के कौन कौन से हैं, और हमारे पास नहीं है तो किसी और से भी जाके जो है वो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है, इट विल हेल्प यू फाइंड ऑनलाइन मर्चेंट्स हु रेंट स्पेस फॉर फ्रॉम अमेजोन और इवन एक्सटर्नल ऑनलाइन वेंडर। ये बताया कि आपको किसी और से जाके भी आप ले सकते हैं, हमारे पास नहीं, किसी और के पास है। ठीक है, तो यार ये अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग पोर्टल, ये एक प्रोडक्ट सर्च पोर्टल भी है। ठीक है, ये जैसे हम गूगल पर याहू पे जाके प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, लोग अमेजोन पे भी जाके करते हैं, तो ये फिर compete भी कर रहा है दुनिया के बड़े सर्च इंजन लाइक याहू एंड गूगल के साथ। ठीक है, दुनिया के बड़े रिटेलर्स लाइक ईबे के साथ। तो इसने क्या किया है, इसने बेसिकली अपने विजन को एक्सपैंड किया है ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, जेफ बेजोस ने अपने विजन को एक्सपैंड किया ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। इसका अगर बिजनेस मॉडल स्टडी करें तो उसका बिजनेस मॉडल जो है, इट हैज टू सेगमेंट्स टू इट। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसका बिजनेस मॉडल जो है वो इट स्पैन्स इन यूएस एंड इट आल्सो हैज इट्स प्रेजेंस इंटरनेशनली। ठीक है, तो इट इज सर्विंग कस्टमर्स, इट इज सर्विंग मर्चेंट्स, इट इज सर्विंग डेवलपर्स, all existing in the region of North America and internationally। अगर हम इसका रिटेल कंपोनेंट देखें तो इट सेल्स फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये डिजिटल कंपोनेंट अगर इसका हम स्टडी करें तो ये ट्रेडिशनल कंपनी की तरह ही काम करता है। ट्रेडिशनल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस सेल्स फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट Amazon हैज परचेज्ड। ये पहले खरीदता है, ठीक है, और फिर रीसेल करता है कस्टमर्स को, जस्ट लाइक ए ट्रेडिशनल रिटेलर। ठीक है, अच्छा, तो ये जब चीजें खरीदेगा, खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा, खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा, ध्यान में रखिएगा, तो उसने चीजें खरीदी हैं और खरीद के आगे बेच रहा है। ठीक है, और ये जो है ये कमीशन अर्न करता है। ठीक है, 10%, 20%, जब जब सेल होगी तो 10% या 20% जो है उस पूरा सेल का ही अपने पास रखता है। तो जब जब एक्टिविटी होगी परचेज और सेल की तो उस पर कमीशन कुछ अर्न करेगा। ठीक है, हमने जब डिस्कस किया था अमेजोन को शुरू के क्लासेस में, हमने उस वक्त डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो सेलिंग, इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। अब खुद जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है वो क्या कर रहा है, इट इज सेलिंग मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग, इट इज सेलिंग वैरायटी ऑफ वर्जन्स ऑफ किंडल। किंडल क्या है, ई रीडर सर्विस है। ठीक है, सही है, ये टैब्स पे, कंप्यूटर्स पे, स्मार्ट टीवीज पे हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अपना स्मार्टफोन लेके आना चाह रहा है कुछ अरसे में, जेन में रखिएगा। It got to be proved, it proved to be unsuccessful initially, लेकिन it is in the pipeline and they are working on it। ठीक है, सही है। फिर क्या है, another major component of Amazon's business is the third party merchant segment। The third party merchant segment मैंने आपसे कहा, हम थर्ड पार्टी मर्चेंट सेगमेंट को देख लेते हैं। इसमें मेरे पास क्या जाता है, आई हैव Amazon सर्विसेज। ठीक है, ये इसमें क्या करेगा, इट इनेबल्स थर्ड पार्टीज टू इंटीग्रेट देयर प्रोडक्ट्स इनटू Amazon's वेबसाइट। यानी कि Amazon की वेबसाइट पे आपको चीजें नजर आएंगी, टारगेट की चीजें नजर आएंगी आपको। फॉर इंस्टेंस टारगेट एक स्टोर है यूएस में, तो यू विल फाइंड स्टफ फ्रॉम टारगेट ऑन Amazon। ठीक है,
you'll find stuff from a company selling toys R Us, ठीक है, उसके भी प्रोडक्ट नजर आएंगे आपको उसके स्टोर पे। तो इसने क्या किया, इंटीग्रेट किया उसने जो सेलर्स उनसे उन्हीं की चीज़ों को अपने स्टोर पे लाके रखा और उनके साथ चीज़ों को मिलके सेल कर रहा है। ठीक है, सही है। उसने टारगेट को और एक कंपनी जो टॉय सेल कर रही है उसने स्टोर फ्रंट पे जगह दी इन कंपनीज को अपनी साइट पे। ठीक है, और सवाल ये है कि ये इस तरह से कंपटीशन उसके अपने गुड्स के साथ भी पड़ता है। हो सकता है अमेजोन भी टॉयज अपने एंड पे बेच रहा हो, ठीक है, और वो क्लोथिंग बेच रहा हो, टारगेट बेच रहा है, तो जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ तो गया है, लेकिन डिस्पाइट दैट जो है अमेजोन हैज एन एज ओवर इट। ठीक है, सही है। तो ये स्मॉल एंड मीडियम साइज रिटेल मर्चेंट्स को काफी ग्रो कर रहा है, काफी हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। ठीक है, सही है। इसके अलावा कंपनी जो है टॉक्स अबाउट AWF, द पैसेज हियर टॉक्स अबाउट अनदर मेजर पार्ट ऑफ Amazon बिजनेसेस AWS। इसका आप नाम कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। AWS क्या है? ये Amazon वेब सर्विसेज है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? इट इज ऑफरिंग होस्ट ऑफ सर्विसेज मोस्टली फॉर डेवलपर्स। AWS इज अ service Amazon is offering for developers, ठीक है, to build their own apps on the platform. इसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं और इनिशियली इट सर्व्ड एप्स फॉर वेबसाइट्स। 2006 में ये S3 लेके आया जो कि सिंपल स्टोरेज सर्विस थी। जो S3 है, इट इज डिजाइन टू मेक वेब स्केल कंप्यूटिंग इजियर एंड इट इज मोर अफोर्डेबल फॉर डेवलपर्स के लिए एप्स बना रहा है बेसिकली। ठीक है, सही है। कस्टमर्स के लिए इसमें क्या है, वो जब S3 यूज करते हैं तो उनको दे गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज एंड सर्विस फॉर फ्री, और उसके बाद जो है कुछ जितना सा डेटा यूज करते हैं तो उतना उतना वो पे करते रहते हैं। ठीक है, जो S3 है वो जो है इट वर्क्स इन कंजंक्शन विद EC2। EC2 जो है वो है इलेक्ट्रिक कंप्यूटर क्लाउड। ठीक है, सो S3 जो है इट वर्क्स इन कंजंक्शन विद EC2। ठीक है, and that enables businesses to use the Amazon services for computing tasks and for testing softwares. इसके अलावा जो AWS था उसने 5.3 बनाया था, एक ये राउटर है, इसका ये राउट है 5.3, और ये जो है ये Amazon नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो है बेसिकली इट्स अ क्लाउड enabled business service and it directs internet traffic to web apps। ठीक है, सो जो Amazon वेब सर्विसेज जो है कलेक्टिवली बेसिकली क्या है, इट प्रोवाइड्स क्लाउड कंप्यूटिंग टू थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स, और कहा तो ये भी जाता है कि 1/3 ऑफ इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड दे एक्सेस AWS क्लाउड साइट अराउंड वंस अ डे और ऑन द एवरेज। ठीक है, सो डिस्पाइट द AWS सर्वर्स, Amazon की जो बेसिक जो अर्निंग है, जो सेलिंग है उसकी, वो उसके ऑनलाइन स्टोर से ही होती है। 2002 में तो ये सिर्फ जो था, इट यूज्ड टू सेल बुक्स एंड सीडीज एंड डीवीडीज एंड जनरल मर्चेंडाइज, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो द नंबर ऑफ इयर्स इसकी जो ये इट इज ऑपरेटिंग इन 10 डिफरेंट लोकलाइज्ड साइट्स अक्रॉस यूरोप, एशिया एंड कनाडा। ठीक है, इट इज आल्सो सेलिंग ebooks. It has made a strong move into music streaming, video books, video business, and uh, cloud devices and instant video services. So its business is quite vast। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखेंगे इसका फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस अगर इसका जो आपके केस में गिवन है, बुक में गिवन है, उसको अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि Amazon जो है पैसे के लिहाज से इट हैज फ्री कैश फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, कंपनी खुदा ना खास्ता अगर शॉर्ट टर्म किसी भी डेफिसिट में आती है फ्यूचर में, उसको इतना फ्री कैश है कि अपने आप को सिंसिनिटी से निकाल लेगी। एक फाइनेंशियल एनालिसिस में जो बात की गई है वो ये कि कंपनी जो है टाइम्स अपने जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है उनको मैनेज नहीं कर पाती है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ उसकी जो नेट इनकम है वो एट टाइम्स जो है दैट प्लमेट्स, लेकिन वो जाहिर सी बात है, आपको जब स्पैन ऑफ बिजनेस इंक्रीज होता है तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल एनालिसिस की बात हो गई। इसके बाद जो है फिर हमारे पास स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस अगर हम देखें अमेजोन का, तो उसमें बिजनेस स्ट्रेटजी को लेके इन्होंने कहा है कि कंपनी का जो जस्ट मिनट बेटा,
जी, अगर हम कंपनी का बिज़नेस एनालिसिस करें, बिज़नेस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करें उसे बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से, तो उसका जो रेवेन्यू है, ठीक है? वो इट इज़ ड्रिवन फ्रॉम द ई-बुक सेल्स, ठीक है? जिसको कंटिन्यूअसली एनहांस करता है। किंडल ई-रीडर की बात हो रही है यहाँ पे, किंडल फायर टैबलेट की बात हो रही है, जो कि यूएस में भी यूज़ होता है, इंटरनेशनली भी यूज़ होता है, ठीक है? और स्लोली एंड ग्रेजुअली द कंपनी इज़ आल्सो एक्सपैंडिंग इनटू म्यूज़िक एंड स्ट्रीमिंग वीडियो बिज़नेस। iCloud ड्राइव जो है, इसका क्लाउड ड्राइव जो है बिज़नेस में काफ़ी यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है और इंस्टेंट वीडियो सर्विसेज़ में है ये, ठीक है? और इसका जो अमेज़न वेब सर्विसेज़ है वो काफ़ी ऑफ़र्स कर रहा है, इट इज़ एक्सटेंडिंग टू डिफरेंट ज्योग्राफीज़। और थर्ड पार्टीज़ के अंदर एग्रीमेंट्स हैं, उसमें भी ये है। ओवरऑल जो अगर हम इसका बिज़नेस स्ट्रैटेजी स्टडी करें तो इट्स वर्किंग ऑन अ मास मार्केट पर्सपेक्टिव विद लोअर प्राइसेस एंड हायर वॉल्यूम, where you can just order about anything, ठीक है? और it believes in reducing its cost to bare minimum while providing excellent customer services and even free shipping, हम ये देखते हैं बिल्कुल। Then the passage talks about all specific programs जिसमें free shipping है। इसने खास प्रोग्राम्स भी कुछ जो हैं वो रिटेलिंग सॉरी रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए तैयार किए हैं, वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में आते हैं जिसमें फ्री शिपिंग है फ्रॉम अमेजोन रिटेल। देन देयर इज अमेजोन प्राइम जिसमें कि वन डे डिलीवरी है आपके पास, और यू हैव टू पे $79 इन केस इफ यू वांट अ टू डे डिलीवरी, और आपको सिर्फ साल में एक बार देना है। अमेजोन प्राइम की बात हो रही है। देन दे आल्सो ऑफर ग्रेटर प्रोडक्ट सिलेक्शन, शॉर्टर ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स, ठीक है? और दे आल्सो ऑफर सेम डे शिपिंग, ठीक है? इसके अलावा आप जब ऑर्डर दे देते हैं, सो टिकिंग क्लॉक कैन बी सीन नेक्स्ट टू द अमेज़न सेल आइटम्स पेज दैट इंडिकेट्स द आवर्स रिमेनिंग फॉर एन ऑर्डर टू मेक इट टू द कस्टमर टू द नेक्स्ट डे। तो ये ट्रैक रखता है आपके ऑर्डर्स का। देन फिर बिजनेस स्ट्रेटजी में यहीं पे यहाँ पे कहीं बात की गई है इसकी। इट आल्सो टॉक्स अबाउट द स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस व्हिच द कंपनी हैज डन ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स। 2012 में जो था, इसने क्या किया कि इसने एक वेयरहाउस एक्वायर किया था, ठीक है? वेयरहाउस एक्वायर करने का मकसद क्या था कि वो अपने जो ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस उसको ऑटोमेट करना चाह रहा है, उसने रोबोटिक्स यूज़ किए थे वहाँ पे, ठीक है? द कंपनी अगर हम बिज़नेस स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये मोबाइल शॉपिंग को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रमोट करता है अमेज़न। इसने इसके लिए भी काफ़ी स्पेस क्रिएट की है और ये स्पेशली जो है ऐप्स डिज़ाइन करवा रहा है आईफ़ोन के लिए, ब्लैकबेरी के लिए, एंड्रॉयड के लिए और विंडोज़ 7 और आईपैड के लिए, ठीक है? सही है। और ये डील्स को, प्राइस चेक्स को, स्टूडेंट ऐप्स को भी जो है डिज़ाइन कर रहा है। काफ़ी इसने मतलब इट हैज़ मोreover moved into the business for designing student apps for the iPhones and app stores and for Android apps, ठीक? मैंने आपसे कहा कि ये अभी जो है कुछ अरसे में अपना स्मार्टफ़ोन भी डेवलप करना चाह रहा है। 2012 में हमने अमेज़न को देखा कि इसने एफर्ट की और एंटरटेनमेंट बिज़नेस में भी आया, जिसमें जो है इसने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो है वो किया एनबीसी यूनिवर्सल के साथ, और हॉलीवुड में काफ़ी मेजर स्टूडियोज़ के साथ इसने किया, राइट? अगर हम कॉस्ट साइड पे देखें तो इसने जो है वो अमेज़न के जो है अपने ट्रक्स हैं, इन्होंने कॉस्ट मिनिमाइजेशन की है गुड्स की डिलीवरी के पर्सपेक्टिव में, वेयर दे हैव देयर ओन अमेज़न ट्रक्स एंड दे डिलीवर पैकेजेस टू द यूएस पोस्टल सिस्टम सेंटर्स। ये प्री पोस्टेड पैकेजेस होते हैं बहरहाल। और they have it also begins an aggressive strategy to build warehouses all over the country ताकि जो उसकी स्पीड ऑफ डिलीवरी है वो इम्प्रूव हो सके। वेयर हाउस जो है वो पूरे मुल्क में किसी एक ही सिटी में नहीं है, ठीक है? तो डिफरेंट अक्रॉस टेरिटरीज जो है उन्होंने अक्रॉस द कंट्री, आई एम सॉरी, इन्होंने जो क्या है वेयर हाउसेस बनाए हैं ताकि डिलीवरी जो है कहीं पे भी रुक ना पाए, यहाँ तक कि वो सेम डिलीवरी भी कर रहे हैं इन मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री। अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कंपटीशन को, अगर हम देखें तो इसका जो कंपटीशन जो है वो स्टूडेंट्स को जनरल मर्चेंडाइजर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के साथ ही है, ठीक है? इसमें अगर हम ऑनलाइन कंपटीशन देखें तो सबसे बड़ा कंपैरेटर तो उसका ईबे है। अगर हम मल्टी चैनल रिटेलर्स देखते हैं, जो ओमनी चैनल्स, मैंने आपसे कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं, तो उसका कंपटीशन वॉलमार्ट से भी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, और जेसी पेनी के साथ भी है, ठीक है? फिर वो कंपनी जो बुक स्टोर्स जो वो कंपटीशन जो बुक स्टोर है उनके साथ भी इसका कंपटीशन है, और फिर ऑनलाइन पोर्टल्स जो हैं जैसे एमएसएन है, याहू है, इसका कंपटीशन उसके साथ भी है।
ठीक है। So yeah, it has competition coming from varied, I would say, sources and genres of business. अगर हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करें टेक्नोलॉजिकली, तो देखने में ये आता है कि इट हैज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग टेक्नोलॉजीज एवर। ठीक है, इसके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है उसको काफ़ी जो है वो हाईलाइट किया जाता है, जिसमें इट कैन हैंडल मिलियंस ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेटस इंक्वायरीज फ्रॉम गिफ्ट रैपिंग रिक्वेस्ट टू मल्टीपल शिपमेंट मेथड्स। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम उसका काफ़ी एडवांस्ड है और काफ़ी जो है वो एक्टिव है। ठीक है, and the technology Amazon is using, it extends to its employees too। ठीक है, जहाँ पे every warehouse worker carries a device that has a barcode scanner to it, a display screen and a two-way data transmitter। ठीक है, तो पॉइंट वाला कहने का है कंटिन्यूस जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है टेक्नोलॉजी को लेके भी, और स्ट्रेटेजिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज हाई पे ऑफ्स। हम यहीं पे जो है वो हमें चीज़ों का जो है सोशल और लीगल एनालिसिस भी करना है कि क्या क्या चैलेंजेस कंपनी फेस करती है। तो कंपनी हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉ सूट्स ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। ज़्यादातर जो लॉ सूट्स उसने फेस किए हैं वो टैक्सेस के रेमिटेंसेस को लेके किए हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंटली कंपनी जो है 2012 की बात है कि इसने एक बड़ा चैलेंज जो फेस किया वो ये था कि जब कंपनी छोटी थी तो यार स्टेट्स को यूएस में नहीं था कि इनसे टैक्सेस दें, लेकिन जब ये बिजनेस काफ़ी ग्रो किया तो काफ़ी सारी जो स्टेट्स जो है यूएस में वो कह रही हैं कि इससे कंपनी से टैक्स देना चाहिए। तो एक चैलेंज है, इट वाज इन देयर अर्लियर, इट इज नाउ पोजिंग डिफिकल्टी फॉर द कंपनी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके जो राइटर यहाँ पे बात कर रहा है वो ये है कि कंपनी जो है वो मजीद जो है इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस वर्क ऑन, इट इज लाइनिंग इट एफर्ट्स टू रिड्यूस द प्राइसेस including the shipping offers, and they are trying to increase the in-stock availability of goods and increase selection of products। ठीक है, ओवरऑल सर्विस के अपग्रेडेशन की बात की गई है। ठीक है, अच्छा इसके पास स्टूडेंट्स मेरे पास हैं ओमनी चैनल्स। ओमनी चैनल्स मैंने आपसे क्या कहा है कि बेसिकली ब्रिक एंड मोर्टार होता है। ब्रिक एंड क्लिक में क्या है कि ये पार्ट ऑफ फिजिकल और पार्ट ऑनलाइन कंपनी है। ठीक है, इसको हम मल्टी चैनल्स भी कहते हैं, मल्टी चैनल मर्चेंट भी कहते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में इनको हम ओमनी चैनल्स कहते हैं। तो जो आपके पास स्टूडेंट्स ये जो होते हैं मल्टी चैनल मर्चेंट्स होते हैं, मैंने आपसे कहा कि प्राइमरली फिजिकल स्टोर्स हैं बट दे आल्सो इंट्रोड्यूस ऑनलाइन स्टोर। जैसे वॉलमार्ट है, उसका शुरू से फिजिकल स्टोर था, अब एक ऑनलाइन स्टोर भी है। जैसे नाहिद है, शुरू से ऑफलाइन स्टोर था, सॉरी, ठीक है, अभी ऑनलाइन स्टोर भी है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपके पास इस पूरे पैसेज में बताए गए हैं, जो कि मल्टी चैनल या ओमनी चैनल मर्चेंट्स के होते हैं। ठीक है, सही है। जो आपका स्टूडेंट्स ऑफलाइन चैनल है, जो आपका फिजिकल स्टोर है, उससे मैंने आपसे कहा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपका ब्रांड नेम बहुत एस्टैब्लिश्ड होता है। ठीक है, सही है। आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपसे काफ़ी लॉयल होते हैं, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेशनल कस्टमर बेस। लेकिन जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं वहाँ पे आपको बहुत काम करना पड़ता है सब चीज़ें एस्टैब्लिश करने के लिए, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती ना आपकी। ठीक है, फिजिकल स्टोर से शुरू से फिजिकली एग्जिस्ट करते थे, उनके लिए एक चैलेंज जो होता है वो होता है अचानक से उनका ऑनलाइन आना। ठीक है, सही है, उनके दे हैव मोर कंज्यूमर्स ऑफलाइन एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू develop the same trust, come up with the same performance as they were working offline। So they face some challenges as far as building credible website is concerned, hiring new skilled staff is concerned, building a rapid response order entry and fulfillment system is concerned। Physical store में तो आप कर लेते, तो ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो ये चैलेंज सामने आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है मेरे पास पे है आई हैव कैटलॉग मर्चेंट्स। कैटलॉग मर्चेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? ये लोग जो है चीज़ें अपनी सेल करते हैं फ्रॉम फिजिकल कैटलॉग्स। ठीक है, सही है। विक्टोरिया सीक्रेट जो है अपना कैटलॉग से सेल करता है, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन कैटलॉग्स दोनों होते हैं। ऑफलाइन कैटलॉग जो होगा बुक होगा, ऑनलाइन कैटलॉग जो होगा ये आपकी बुक, लेकिन ये वेबसाइट पे आपका जो है पेज खुलता है पूरा। ठीक है, तो उसमें अपने गुड्स का पूरा डिस्प्ले आप दिखाते हैं। एक ट्रेंड जो नजर आ रहा है वो ये है कि कैटलॉग मर्चेंट्स जो है वो अब कम है। किसी पॉइंट इन टाइम में फिजिकल कैटलॉग्स के थ्रू जो है सेल्स होती थी,
ठीक है, सही है। लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, फिर आप उसको मेल करेंगे लोगों को हर साल, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इस पूरे मामले की, ठीक है। और ये भी है कि जो फिजिकल कैटलॉग होता है उसकी लाइफ जो है वो बहुत कम होती है। जो है कंज्यूमर के हाथ में आया तो 30 सेकंड के बाद जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। कागज़ है ना, प्रिंटिंग है तो खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत से जो कैटलॉग मर्चेंट्स हैं आज, वो धीरे-धीरे जो हैं वो ऑनलाइन कैटलॉग्स की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सही है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो है मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट, एक हमारे पास ऑप्शन है। और मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट में मेरे पास जो है ये क्या होते हैं, ये सिंगल और मल्टी चैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं हु सेल डायरेक्टली ऑनलाइन टू कंज्यूमर्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ रिटेलर्स। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट आपके पास बिजनेस है, इसमें वो फर्म्स भी हो सकती हैं कि जो सिर्फ ऑनलाइन सेल करते हैं, वो फर्म्स भी हो सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल करते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें इंटरमीडिएटरी कोई नहीं है। ठीक है, ये डिसइंटरमीडिएटरी इंटरमीडिएशन के साथ एक सप्लाई चेन नेटवर्क होता है। ठीक है, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ रिटेलर्स इन इट। ठीक है, टोटली वर्क्स, इट वुड डिलीवर द गुड डायरेक्टली टू कंज्यूमर, जेन में रखिएगा, एंड देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ रिटेलर्स। अच्छा, इसमें एक कंपनी जो कि पायनियर समझी जाती है डायरेक्ट डायरेक्ट आई वुड से सेलिंग में, वो डेल को कहा जाता है। ठीक है, पायनियर माना जाता है। फिर इसमें सोनी भी आया, एचपी भी आया। लेकिन ज्यादातर जो है जो कंपनीज जो हैं जो कि देखने में आई हैं, वो कंपनीज जो कि हार्डवेयर सेल कर रही हैं, कंपनीज जो कि जस्ट अ मिनट बेटा। तो ये कंपनी इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि डेल के बाद जो था कंपनी ब्रांड्स लाइक रैल्फ लॉरेन, नाइकी and others also started delivering goods without the use of intermediaries। ठीक है, इसमें जो एक चीज सामने आई वो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है। और फिर राइटर यहाँ बात कर रहा है सप्लाई पुश मॉडल की और डिमांड पुल मॉडल की, हम दोनों डिस्कस करते हैं। जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट में क्या है, मैंने आपसे कहा कि जो चीज नोटिस करने की वो क्या है कि यहाँ पे डिसइंटरमीडिएशन है। ठीक है, मिडिल मैन यूज नहीं हो रहा है। तो टाइम्स क्या होता है कि देखिए सर, चैनल कॉन्फ्लिक्ट पहली बात जो है ये होता है इन्वेंट्री होल्ड करने की वजह से। ठीक है, और ये जो सेलर्स हैं वो फेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर फेस नहीं करते। पहली बात, तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त अगर होता है कि मैंने एक गुड आज खरीदा, ठीक है, और सपोज करें मैंने 1 लाख जो थी वो बोरी खरीदी शक्कर की। ठीक है, किसी मैन्युफैक्चरर से मैंने शक्कर खरीदी, उसे प्रोसेस करके बना दी मैंने, अपने स्टोर पे एक 1 लाख बोरी लाके रख ली। ठीक है, बेचने के लिए आ गए। अब हुआ ये कि आगे जाके जो थी प्राइस कंपटीशन हुआ, प्राइसेस बोरी की शक्कर की नीचे आ गई। ठीक है, मैंने तो महंगा खरीदा हुआ था, राइट। लेकिन जब प्राइसेस नीचे आई, प्राइस कंपटीशन हुआ, तो प्राइसेस मुझे भी गिराने पड़े, लेकिन मैंने तो महंगा लिया था ना। तो मेरे लिए मुश्किल होता है कि चीजों को नीचे लेकर आना, प्राइसेस को नीचे लेके आना, नोइंग दैट आई हैव बॉट इट एट अ हायर प्राइस। ठीक है, सही है। या फिर जब करेंसी डिवैल्यूएशन होती है उस वक्त भी जो है मुझे मुझे लॉस होता है, क्योंकि मैंने माल जो इन्वेंट्री खरीदी थी वो मैंने उस वक्त खरीदी जब करेंसी जो थी वो ठीक प्राइस पे जा रही थी। मैंने 200 रुपए का एक यूनिट खरीदा था एक चीज का। अब जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है तो मुझे जो है गुड को जो है वो खरीदना पड़ रहा है 250 रुपए का, हैव टू डू 50 रुपीज मोर। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं ये जब इन्वेंट्री होल्ड करते हैं तो ये या तो प्राइस की वजह से जो है इन सफर करते हैं, करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से सफर करते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी भी किस्म की इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता, गुड हाथ के हाथ बना के जो है वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सप्लाई पुश मॉडल जो है वो बाज़ एक जो है वो कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट मॉडल में इन्वॉल्व हैं, ये इसका हिस्सा है, वो क्या करती हैं, ये करती हैं, कहती हैं जी कि हम इन्वेंट्री होल्ड नहीं करेंगे, हमें जैसे ऑर्डर्स रिसीव होंगे उसी के बेसिस पे जो है हम चीज़ों को बना के आपको देंगे। ठीक है, Where products are made prior to orders received based on estimated demand and then stored in warehouses awaiting, sorry, सप्लाई पुश मॉडल में आपने एस्टिमेट कर लिया कि आपकी अंदाजन डिमांड इतनी होगी, और इससे पहले कि ऑर्डर आए आपने पहले से इन्वेंट्री के अंदर गुड्स बना के रख दिए। तो जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है वो सप्लाई पुश मॉडल वालों को फेस हो सकता है। डिमांड पुल मॉडल में
ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स आर नॉट बिल्ट अंटिल एन ऑर्डर इज रिसीव्ड। ठीक है, सही है। तो करेंसी फ्लक्चुएशन या जो प्राइस कंपटीशन है वो डिमांड पुल मॉडल वालों को अफेक्ट नहीं कर सकता, राइट? ठीक है। अच्छा, तो आपके साथ स्टूडेंट्स जो है मैंने चैप्टर की आपको काफी डिटेल्ड ओवरव्यू दिया है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कि सर्विस सेक्टर में जो है किस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट जो है ऑपरेट करती है, और इसमें उन्होंने फिर एग्जांपल्स दिए हैं। हमें एक एग्जांपल हमें दिया फाइनेंशियल सेक्टर में ऑनलाइन मार्केट्स कैसे ऑपरेट करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है। फिर मेरे पास जो है यहाँ पे है आगे ट्रैवल बिजनेस की बात की गई है कि ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज जो है किस तरह से ऑपरेट करती हैं और कैसे इसमें मामला थे। एंड देन आई हैव करियर। ठीक है, सही है। तो आप एक काम करिए कि आप जो है फाइनेंशियल सर्विस को स्टडी कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज को स्टडी करें आप, और आप स्टडी करें यहाँ से ऑनलाइन ट्रैवल को स्टडी कर लीजिए। ठीक है, सही। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, ये मैंने चैप्टर का आपको डिटेल्ड ओवरव्यू दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो पोर्शन आपकी रीडिंग का है ये प्लीज करने के बाद आप मुझसे बात करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।